So अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो कंपनीज रूल डिस्कस किया है. इन द इंडियन पॉलिटिकल व्यू we are discussing these things. Companies that is actually the modern history concept, but in Indian polity we need to understand the historical backgrounds, how the political things have evolved in India. So basically ये जो सारी political acts हैं, laws हैं, ये mostly अगर हम बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ही कॉपी एक तरह से कह सकते हैं. बिकॉज अभी जो हम कर रहे हैं वो सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इंडिया में ये सारी चीजें लाई. तो कंपनी के रूल के बारे में सबसे हमने पहले बात की थी 1773 से बेसिकली जो स्टार्ट हुआ. कंपनी का रूल 1858 तक चलेगा, उसको हम करेंगे. अभी तक हम पहुंच चुके हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हम करेंगे. सबसे पहले हमने किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो चार्टर एक्ट. काफी सारी चीजें अभी तक हम समझ चुके हैं कि किस तरह से इंडिया में भी जो है वो पॉलिटी एक तरह से काम कर रही है, गवर्नेंस किस तरह से है इंडिया में अभी तक. तो उसके लास्ट जो स्टेप है दैट इज द चार्टर एक्ट 1853 एंड thus द कंपनी रूल विल बी फिनिश हियर. Now Charter Act 1853 जो था that was the last in the series of ये 1793 से 1853 तक ये चार्टर एक्ट की सीरीज चली. चार्टर एक्ट जितने भी थे उसमें से ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो हम अभी कर रहे हैं that is the last of them. तो what happened in Charter Act of 1853? First thing हमने पहले बात करी Charter Act 1833 में कि there was made the Governor General of India. तो Governor General of India जब बनाया गया था all the legislative powers with Governor General of India and there was no powers with the गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल. तो अभी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसके लिए गवर्नर जनरल के पास एक बॉडी होगी दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो था वो लेजिस्लेटिव किस तरह से लेजिस्लेशन बनाए जा रहे थे वो सारी चीजें थी. तो सबसे पहले जो काम किया गया दैट इज द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट किया गया द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स. क्या क्या काम है लेजिस्लेशन के, क्या क्या काम होंगे एजुकेशन के, एग्जीक्यूशन के. तो डिफरेंट बॉडीज बनाई गई. तो मेन इंपॉर्टेंट वाज द लेजिस्लेशन. जैसे कि हम जानते हैं कि लॉज मेकिंग इज अ बिग थिंग. एग्जीक्यूशन तो आप करा ही लोगे. लॉज बनाने कैसे हैं, कब बनाने हैं, कौन बनाएगा, किस आधार पे बनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेजिस्लेशन बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बॉडी थी. तो ये चीज पहले ही डिफरेंशिएट कर दी गई कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी. जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल लेवल पे जब काम कर रहा था. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल already was working as we have discussed in Charter Act 1833 also. अब इसमें क्या किया गया 6 members were added to the legislative council. अभी जो सेंट्रल लेवल पे ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी that is called ILC, that is the Indian Legislative Council. And this body was quite powerful because it was in the law making. तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती थी गवर्नर जनरल की, इसको आईएलसी बोला गया. और जो नेक्स्ट थिंग ये जो आईएलसी थी दैट वाज वर्किंग एज अ मिनी पार्लियामेंट. अभी तक कोई इंडियन पार्लियामेंट नहीं थी लेकिन ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी आईएलसी दैट वाज वर्किंग एज अ मिनी पार्लियामेंट. तो ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी. ऑल द लॉज वर मेड बाय देम. इनकी एक स्पेशल मिनी पार्लियामेंट, इसको काम करने के लिए एक स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेसेस वर देयर. कुछ ना कुछ आगे इस पे काम करने की जरूरत थी. इसके साथ साथ अभी क्या किया गया, हमने बात की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, राइट. और हमने अभी बात की थी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया गया कि कौन कौन से फंक्शंस काम करेंगे सेंट्रल लेवल पे. तीसरी बात हमने पहले ही डिस्कस की थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उन्होंने प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ ओपन सिविल सर्विस कंपटीशन फॉर इंडियंस आल्सो एंड इन दिस दे हैव इंप्लीमेंटेड दिस आइडिया. यहां पर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1833 में उसको आइडिया को डिसमिस कर दिया था, बट इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 दे हैव टू अप्लाई एंड दे हैव इंप्लीमेंटेड द ओपन सिविल सर्विसेज कंपटीशन फॉर द इंडियंस आल्सो. पहले इंडियंस को अलाउ नहीं था टू सिट इन द कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट. तो ये एक बड़ा स्टेप था एंड वाज द गुड थिंग इंडियंस के लिए बिकॉज उनको समझने की जो थी वो इंडियंस भी समझ सकते थे कि किस तरह से जो ब्रिटिश है वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग वाज डन. हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे थे. हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये पढ़ा था कि द थीम वाज टू सेंट्रलाइज द ब्रिटिश इंडिया. सेंट्रलाइजेशन की तरफ था. लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप वाज किया गया, लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया. यानी कि अभी तक हमने बात की थी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देयर वाज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑलरेडी हमने बात की थी कि दैट वाज विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो गवर्नर्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यहाँ पर अभी इस टाइम पे आगरा भी ब्रिटिश इंडिया में आ गया था. तो उनके पास जो थे वो लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी. बट इन चार्टर एक्ट
1853 व्हाट हैपेंड वाज लोकल गवर्नमेंट जो थी दैट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि जो 6 मेंबर्स थे इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें से 4 आउट ऑफ देयर वाज जो थे अपॉइंटेड बाय द लोकल जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ, दे वर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, जो उस टाइम के स्टेट्स थी ब्रिटिश इंडिया में, बंगाल, वी हैव डिस्कस बॉम्बे एंड नाउ देयर वाज आगरा एज वेल। तो इनसे एक एक मेंबर चुन के जो आता था इन प्रोविंसेस में से, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा, दीज 4 मेंबर्स जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे 6 मेंबर्स में से, तो वो 4 यहां से आ रहे थे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रोविंसेस। अभी तक तो प्रोविंसेस में कैसे काम करना था, वहां पर कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी गवर्नर्स के पास, बट नाउ ये एक एक जो पर्सन था दैट हैज वो उनको अपॉइंट करा सकते थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इस तरह से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में चीजें की गई। हमने देखा कि अच्छी चीज हुई थी, सिलेक्शन में ओपन कंपटीशन आ गया था सिविल सर्विसेज में, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना स्टार्ट किया था। तो आगे चलते हुए ये चीजें जो थी वो इन्हीं तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ जाती हैं धीरे धीरे। एक चीज और की गई थी इसमें, दैट वाज द कंपनी रूल में हम ये लास्ट चीज करते थे, कंपनी का रूल अभी तक इंडिया में था और जो ब्रिटिश इंडिया वाज कंट्रोलिंग देयर पावर्स, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उनको टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देते थे कि कंपनी का रूल इतने टाइम पे होगा। लेकिन इस चार्टर में क्या किया था उन्होंने, दे एक्सटेंडेड कंपनी रूल, कंपनी का रूल उन्होंने एक्सटेंड किया, बट दे डिड नॉट स्पेसिफाई एनी टर्म फॉर दैट, नो स्पेसिफिकेशन कि कितने साल के लिए कंपनी रूल कर सकती है। सो देयर वाज नो, दे डिड नॉट स्पेसिफाई एंड तो यहां से एक क्लियर इंडिकेशन थी कि कंपनीज रूल कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, और हुआ भी ऐसा, इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। एंड उसके बाद 1858 की म्यूटिनी हो जाती है, वो आप सभी को पता है। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छे से दे पॉन्डर ऑन दैट कि क्या सिचुएशन हुई है, कंपनी के हाथ में नहीं है अब इसको अच्छे से आगे लेके जाना। तो उसके बाद आ जाता है हमारा क्राउन रूल। 1858 की म्यूटिनी होती है इन दिस इंटरवल, एंड देन वी विल स्टडी द क्राउन रूल ऑनवर्ड। क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947, इतने साल, तकरीबन 200 साल, तकरीबन ये 100 साल अप्रोक्सीमेटली ये क्राउन रूल रहता है इंडिया में। हम टोटल जो हम बात करें 73 से 1947 तक तकरीबन 200 साल जो ब्रिटिश अंग्रेजों ने इंडिया पे रूल किया। तो हम सिर्फ बात कर रहे थे इनके पॉलिटिकल ओवरव्यू की, पॉलिटिकली कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया, तो इंडियन पॉलिटी कैसे यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो ये सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है दैट इज द कंपनी रूल। नेक्स्ट वी विल डू द क्राउन रूल। सो अभी के लिए इतना ही, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।